आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का आज आप ये समझ लें कि सेकंड लास्ट जो है लेक्चर है। उसके बाद मैं दोबारा वो वाले लेक्चर्स जो हैं वो पढ़ाने शुरू करूँगा कि जो मैंने बुक से पढ़ाए थे, यानी कि उनकी रीडिंग की थी पेजेस से, वो भी दोबारा बोर्ड के ऊपर मैं उनको करूँगा। तो आज जो है हम शुरू करते हैं। ये आप समझ लें कि ये सेकंड लास्ट लेक्चर है, तो इसको देखते हैं। और इसके अंदर मैं मल्टी लूप सर्किट्स जो हैं उनको स्टडी करूँगा। मल्टी लूप सर्किट्स जो, तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 28। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 28। लेक्चर नंबर 28, मल्टी लूप सर्किट। लगना है इस पे किरचॉफ रूल्स ही हैं। लूप रूल, फर्स्ट रूल, इस पर लगना है KCL, किरचॉफ करंट लॉ, और KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये दोनों अभी प्रीवियसली जो मैंने आपको बताया था उसके अंदर हमने जो सर्किट साफ किए थे वो एक ही लूप बन रही थी उसके अंदर। अब यहाँ पर मैं एक सर्किट ड्रा करता हूँ, ठीक है। इसमें हम मल्टी लूप जो है वो इस सर्किट के अंदर बनाते हैं। सपोज करें कि एक ये पॉइंट A है और इधर एक पॉइंट B है और इधर एक पॉइंट C है। तो इस पॉइंट से यहां तक आए, यहां से एक रेजिस्टेंस, इधर के इस पॉइंट को आप D कह लें, इधर से एक बैटरी इधर लगी हुई है और इस पॉइंट C तक आए और ये देखिए, ये यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और इधर भी एक बैटरी लगी है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये दो बैटरीज हमारे पास लगी हैं। इसको कह लें एप्सिलॉन 1 और इसको कह लें एप्सिलॉन 2। इस तरफ करंट की डायरेक्शन, इस तरफ करंट की डायरेक्शन। ये हमारे पास R2 रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास R1 रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास R3 रेजिस्टेंस है। तो आप ये सर्किट जो है इसको देख सकते हैं। ये एक मल्टी लूप सर्किट है।
अच्छा, अब सबसे पहले जो है वो हमने करंट जो है वो निकालनी होती है। तो करंट अगर इस बैटरी में से मैं निकालूं, ये I1 करंट है जो इस तरह आ रही है, ऐसे आई, ठीक है। इसके अंदर से करंट I3 गुजर रही है और इसके अंदर से करंट जो ये वाला है पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें से करंट जो गुजर रही है वो I2 है, ठीक है। और यहां से करंट ये I1 जा रही है। ये डिफरेंट करंट्स जो हैं वो हमने निकाल दी। तो हमारे पास तीन किस्म की करंट्स आ गई, I1, I2 और I3, ठीक है। ये देखें, ये I3 जो है ये I2 इस तरह आ रहा है, ठीक है, और I1 भी इस तरह जा रहा है। तो ये I3, ठीक है, यूं और यूं, ये दोनों यूं जा रहे हैं ऊपर, ठीक है। तो इसकी अगर हम देखें तो ये वाली करंट इस तरह जा रही है और ये वाली करंट भी इस तरह जा रही है। तो I3 जो ये करंट है, I3 ये I1 प्लस I2 के बराबर होगी, ठीक है। ये I1 प्लस I2 के बराबर होगी। तो हमारे पास कितनी करंट, इसमें से हमने करंट जो निकाली है, ये करंट जो निकाली है ये I2 निकाली है इसके अंदर, इसके अंदर से हमने करंट निकाली है, एप्सिलॉन 1 में से हमने करंट निकाली है, एप्सिलॉन 1 में से हमने करंट, इनको नाम दे दें EF। एप्सिलॉन 1 में से हमने करंट निकाली है I1, एप्सिलॉन 2 में से हमने करंट निकाली है I2, और ये दोनों जमा हो रही हैं जंक्शन B और D, हमारे जंक्शन है वहाँ पर I1 प्लस I2। हमारे पास जंक्शन पॉइंट कौन से हैं, जंक्शन पॉइंट्स जो है हमारे पास वो B एंड D हैं। ये हमारे पास दो जंक्शन हैं। अब ये जो हमारे पास सर्किट है इसमें हमारे पास मोर देन वन लूप्स हैं, ठीक है। वी हैव मोर देन वन लूप्स इन दिस सर्किट, वी हैव मोर देन वन लूप इन दिस सर्किट। इस सर्किट के अंदर हमारे पास एक से ज्यादा लूप्स हैं, आप देख सकते हैं ये लूप्स बनेंगी यहां पर। तो मैं डायरेक्शन जो है ये एक लूप की लेता हूं और इधर से भी मैं डायरेक्शन ये लेता हूं, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हमने यहां पर हमारे पास दो ब्रांचेज हैं, तो हमारे पास जंक्शन पॉइंट्स कौन से हैं, B और D जो हैं वो हमारे पास जंक्शन पॉइंट्स हैं, ठीक है। यानी कि B और D के ऊपर आपको पता है किरचॉफ रूल के मुताबिक B और D के ऊपर आकर जो है वो दो या दो से ज़्यादा करंट्स जो हैं वो आपस में कंबाइन होंगी, मिलेंगी और फिर आगे से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। हम डिस्ट्रीब्यूट करंट को किस हवाले से करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट करंट को जो है वो करते हैं किरचॉफ फर्स्ट रूल से, हम इसको करते हैं। अब हमारे पास यहां पर दो ब्रांचेज हैं, टू ब्रांचेस विच हैव
लूप्स, कितनी? 2। पहली ए बी डी ई, ए बी डी ई, ये लूप 1। दूसरी बी सी एफ डी, बी सी एफ डी, ये लूप 2 है हमारे पास। ये 2 लूप्स हैं हमारे पास। ये एक मल्टी लूप सर्किट है और हमने इस मल्टी लूप सर्किट को सॉल्व करना है। तो I1 करंट जो है वो हमारे पास जा रही है ए बी डी ई में, और I2 करंट जो है, ठीक है, इसमें करंट है I1 और इसमें करंट है I2, इसमें से गुजर रही है। और बी डी जो है, इसमें से करंट I3 गुजर रहा है, जो इनका कंबाइन करंट है जंक्शन के ऊपर। तो इसमें 3 करंट्स I1, I2 और R3 जो है वो चार्ज को कैरी कर रही हैं टुवर्ड जंक्शन डी की तरफ, या अवे फ्रॉम द जंक्शन डी। तो चार्ज जो है वो जंक्शन डी के ऊपर कलेक्ट तो नहीं होगा, या उससे अवे, क्योंकि जंक्शन जो है वो स्टेडी स्टेट में है। स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या है कि चार्ज जो है वो रिमूव होता रहेगा, क्योंकि चार्ज जो है वो रिमूव होएगा जंक्शन से, और चार्ज जो है वो एट जंक्शन डी, टोटल रेट जो है जिसके ऊपर चार्ज एंटर हो रहा है, ठीक है, वो रेट जो है वो हमारे पास होगा डी के ऊपर। तो वो I1 प्लस I3 होगा, या आप उसको कह सकते हैं कि I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2। लेकिन यहाँ पर मैंने ये जो I3 है, मैंने कहा कि ये एक्चुअली सम है, ठीक है। I3 जो है एक्चुअली दिस इज I1 प्लस I2। मैंने एक ही डायरेक्शन जो है करंट की यहाँ पर दी है, क्योंकि मैंने एक लूप ये लिया है, लेकिन मैंने जो इक्वेशन लिखी है यहाँ पर I3, वो I1 प्लस I2 लिखी है। मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन जो है लिखी है, बल्कि आप इसको कह दें कि ये इक्वेशन नंबर ए। ये करंट गई, ये करंट गई, इस तरह। अच्छा, अब आप लूप जो है ए बी डी ई, इस पर किरचॉफ रूल गए, के वी एल ऑन ए बी डी ई, पार्टी की उसको सही तरह बंद करो उसको। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर किरचॉफ रूल जो है वो हमने लगाना है ए बी डी ई के ऊपर। अच्छा, अब इसके ऊपर हम किरचॉफ रूल लगाते हैं। आप देखें कि हमने जो है वो करंट को यहां से निकाला है, तो लोअर से हायर जा रहा है, लोअर से हायर जा रहा है, ठीक है, ये, और पाथ ये है हमारा लोअर से हायर। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास एप्सिलॉन 1। अब रेजिस्टेंस पे आया, अब पाथ ये है, तो पाथ और रेजिस्टेंस एक दूसरे के अपोजिट हों तो प्लस का साइन आता है, प्लस I1 R1, ये हो गया। उसके बाद ये गई करंट R3 में से,
ठीक है, यहाँ पर भी R3 में भी अपोजिट है, ठीक है, प्लस I3 R3 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास जो है ये इक्वेशन ए जो है वो आ जाएगी। ये मेरे पास इक्वेशन ए जो है वो बन जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास लूप 2 है, ठीक है, अब उसके अंदर आप जो है वो इसको लगाएं। लूप 2 में देखें कि इधर मैंने यहाँ से शुरू किया, ये हायर से लोअर, तो यहाँ पर भी एप्सिलॉन 2। अब जिस तरफ करंट जा रही है उसी तरफ रेजिस्टेंस है, तो -I2R2, और जिस तरफ करंट जा रही है उसी तरफ रेजिस्टेंस है, -I3R3 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन बी आ गई। अब मैंने किरचॉफ रूल जो है उसको अप्लाई कर दिया है, और ये मेरे पास जो है वो दो इक्वेशंस आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ए और बी इक्वेशन जो है, ए बी इक्वेशन और ये इसको कहना इक्वेशन 1, इनको सॉल्व करना। हमने किरचॉफ रूल जो हमने अपनी नॉर्म्स बनाई थी, अपनी चीज़ें की थी, उनके मुताबिक किरचॉफ रूल हमने दो ब्रांचेस के ऊपर लगा दिया। अब हमारा टास्क क्या है कि ये दो इक्वेशनें जो हैं इनको हमने सॉल्व करना है। आप देखें कि पहली इक्वेशन एप्सिलॉन 1 प्लस I1 R1 प्लस I3 कितना है, I1 प्लस I2 R3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। एप्सिलॉन 2 माइनस I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है वो दो इक्वेशंस हैं, और इन दो इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। अब आप देखें कि एप्सिलॉन 1 प्लस I1 R1 प्लस I1 R3 प्लस I2 R3 इज इक्वल टू 0। इसी तरह एप्सिलॉन 2 माइनस I2 R2 प्लस I1 R3 प्लस I2 R3 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास दो इक्वेशंस हैं। तो अगर ये दो इक्वेशंस जो हैं मैं इनको इस तरह लेके चलूं कि I1 R3 I2 R3, अगर मैं इन दोनों को सपोज करें ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूँ एक दूसरे में से, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, तो I2 R3 कट गया, I1 R3 कट गया, तो ये क्या आ गया मेरे पास, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस I1 R1 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ मेरे पास आ गई, ठीक है। और इसके अंदर अगर मैं फर्दर I2 की वैल्यू रखूँ तो वो कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो दोबारा उसके अंदर ही कन्वर्ट जो है वो हो जाएगी। अब इसको हमने सॉल्व करना है इन दोनों इक्वेशंस को, यानी इनमें से I1 I2 और I3 की वैल्यूज़ जो हैं वो हमने निकाली। अब देखिए अंदर इसके अंदर I1 I2 हमारे पास आ रहा है इस इक्वेशन में।
I1 और I2 आ रहा है, तो इधर से अगर मैं इसको ये कहूँ, या एक और चीज़ की जा सकती है, ये भी आप इक्वेशन रखें अभी जिसमें हमने ऐड किया, इसको इक्वेशन C आप रखें। मैं एक और चीज़ करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसको रखें आप, इसको हमने ऐड किया तो जाएगा। अभी भी यहाँ पर मसला हल नहीं हो रहा, हमारे पास ये दो वेरिएबल, हम एक इंडिविजुअल इक्वेशन जो है उसको उठाते हैं, ठीक है, एक इंडिविजुअल इक्वेशन जो है उसको उठाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं ए इक्वेशन ε1 प्लस I1 R1 प्लस I3 R3 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को मैं उठाता हूँ, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैंने उठाया और इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश जो है करता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं ε1 की वैल्यू निकाल लूँ, ε1 की, तो माइनस I1 R1 माइनस I3 R3, ये चीज़ जो है मेरे पास आ जाएगी। तो यहाँ से I1 R1 की वैल्यू आ जाएगी ε1, नहीं एप्सिलॉन इस तरफ चला जाएगा, माइनस ε1 माइनस I3 R3, और यहाँ से I1 की वैल्यू मेरे पास लिख देगी माइनस ε1 I3 R3 डिवाइडेड बाई R1। ये मेरे पास I1 की वैल्यू निकल आई। इसको मैं क्या देता हूँ इक्वेशन ABC D, नहीं E, टी हमने, ये इक्वेशन E। इसी तरह आप इक्वेशन B को लें, ε2 माइनस I2 R2 माइनस I3 R3 इज इक्वल टू 0, माइनस I2 R2 माइनस I3 R3 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर से अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊं, I3 R3 ε2 माइनस I2 R2, और यहाँ से I3 की वैल्यू निकाल लो, तो ε2 माइनस I2 R2 डिवाइडेड बाई R3। ये चीज़ जो है ये हमारे पास आ जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू I3 की निकल आएगी। अब आप देखें कि इसके अंदर अगर मैं I2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, कर सकता हूं, I3 जो है वो I1 प्लस I2 के बराबर है। तो यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी आएगी, I3 माइनस I1, ये वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। इसको आप कह दें इक्वेशन F, ये E है, ये F। अब आप देखें कि इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो आप देखें कि हमारे पास I2 I3 माइनस I1 के, तो इसके I3 के अंदर रखें, इसको I3 के अंदर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ε2 माइनस I2 की जगह पर I3
माइनस I1, ये वैल्यू R2 ओवर R3, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो I3 जो है हमारे पास वो एप्सिलॉन 2 माइनस I3 R2 माइनस प्लस I1 R2 डिवाइडेड बाई R3। ये चीज़ जो है ये हमारे पास I3 आ जाएगी। तो I3 R3 जो है हमारे पास, आप इसको ज़रा रीअरेंज कर लें आप, ठीक है, इस इक्वेशन को ज़रा रीअरेंज करें। हमारे पास E और F, इनको नहीं मिटाना, क्योंकि इनको हमने यूज़ करना है। E और F को हमने यूज़ करना है। तो I3 R3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें। I3 R3 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 माइनस I3 R2 प्लस I1 R2, ये आ जाएगा। इसको उठा के इस तरफ ले आए तो I3 कॉमन निकलेगा, R3 प्लस R2 एप्सिलॉन 2 प्लस I1 R2, ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ से I3 मेरे पास आ जाएगा एप्सिलॉन 2 प्लस I1 R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3, ये आ जाएगी। अब ये इक्वेशन जो I3 की है, ये इक्वेशन I3 की जो है, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन नंबर E में। ठीक है जी, पुट I3 इन इक्वेशन E, इसको इक्वेशन E के अंदर जो आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये क्या आएगा, I1 माइनस एप्सिलॉन 1 माइनस I3 की जगह पर एप्सिलॉन 2 प्लस I1 R2 डिवाइडेड बाई, ठीक है जी, क्या आएगा, ये I1 की वैल्यू माइनस I3 की जगह पर एप्सिलॉन 2 I1 R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3 और डिवाइडेड बाई R1 ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से आप जो है इसका LCM जो है वो ले लें। अच्छा, पहले हम एक काम करते हैं कि ये है हमारे पास इक्वेशन F और इसके साथ ही हम इक्वेशन E को भी लिख लेते हैं। ये इक्वेशन E जो थी हमारे पास, ये जब हमने I1 की वैल्यू निकाली थी, I1 की वैल्यू निकाली थी हमारे माइनस एप्सिलॉन 1 माइनस I3 R3 और R3, ये इक्वेशन E है। क्योंकि हम इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको मिटा नहीं सकते, फिर हम भूल जाएंगे इसको। तो ये मैंने इधर साइड के ऊपर इसको लिख दिया। अब आप देखें कि ये इस कैल्शियम ले लें I1, ये आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन 1 R2 प्लस R3
माइनस एप्सिलॉन 2 माइनस I1 R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2 प्लस R3। ठीक है जी, ये चीज़ हमारे पास जो है वो बन गई। बल्कि यहाँ पर हमने गलती कर दी है। गलती ये की है कि इसने ये जो आ गया हमारे पास R1 और R2, एक्चुअली नो, इसको यूँ राइट डाउन नहीं करना। आप देखें कि ये I1 जो है ये हमारे पास आएगा, इधर से तो एलसीएम आ जाएगा, लेकिन ये R1 भी जो है वो उसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है, माइनस एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 1 और इसके अंदर R2 प्लस R3 और माइनस एप्सिलॉन नॉट 2 प्लस I1 R2। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस I1 R2 इंटू R2 प्लस R3। अच्छा, ये माइनस भी इसको माइनस कर देगा और साथ पे ये आएगा R1। ये चीज़ जो है ये हमारे पास बन जाएगी। तो अब इसको हमने फर्दर जो है वो सॉल्व करना है। तो फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। I1 R1 R2 प्लस I3 इज़ इक्वल टू, ठीक है जी, इज़ इक्वल टू हमारे पास माइनस एप्सिलॉन 1 R2 प्लस R3 माइनस एप्सिलॉन 2 माइनस I1 R2। हमारे पास ये चीज़ जो है वो आ गई। तो यहाँ से आप I1 की वैल्यू, ठीक है, I1 की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। I1 की वैल्यू, इसको यहाँ थोड़ा फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं कि I1 R1 R2 प्लस R3 इसको मल्टीप्लाई कर, माइनस एप्सिलॉन 1 R2 माइनस एप्सिलॉन 1 R3 माइनस एप्सिलॉन 2 माइनस I1 R2। ये चीज़ जो है ये हमारे पास बन गई। तो
तो यहाँ से आप I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको इस तरह ले जाए, माइनस एप्सिलॉन 1 R2 माइनस एप्सिलॉन 1 R3 माइनस एप्सिलॉन 2 माइनस I1 R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2 प्लस R3। ये एक वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो निकल आई। यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि ये I1 की वैल्यू आपके पास जो है वो निकल आई है। ठीक है, अब इसी तरह हम अगेन जो हमारे पास इक्वेशन E थी, ठीक है, उस इक्वेशन E के अंदर हमें I1 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, इक्वेशन E के अंदर हमें I1 की वैल्यू दी हुई है और वो I1 की वैल्यू जो है वो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर दें अगर, तो देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। ठीक है, तो I1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो ये मेरे पास क्या आएगी, माइनस एप्सिलॉन 1 माइनस I3 R3 ओवर R3 इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन 1 R2 माइनस एप्सिलॉन 1 R3 माइनस एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 R2। ये मैंने I1 की वैल्यू I1 R2 डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस R1 R3, ये चीज़ है हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ से मैं I3 की वैल्यू कैलकुलेट कर, देखो ना इधर तो अब कोई I1 आ रहा है इसके अंदर, इसके अंदर एक I1 जो है वो हमारे पास आ रहा है। तो ये हमने I1 की वैल्यू यहाँ पर सबसे, हाँ, इस वैल्यू के अंदर अभी एक हमें और काम करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर माइनस I1 R2 आ रहा था। ये फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना था हमने। ठीक है, I1 R1 इंटू R2 प्लस R3, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन 1 R2 माइनस एप्सिलॉन 1 R3 माइनस एप्सिलॉन 2 और माइनस ये वाला माइनस जो है माइनस I1 R2, इसको उठा के इस तरफ ले आओ। ठीक है जी, इसको उठा के इस तरफ ले आओ तो ये प्लस I1 R2 हो जाएगा। ठीक है जी, हमने इसको एलिमिनेट करना था अभी, I1 की टर्में जो हैं वो हमने अलग कर। तो ये क्या हो गया, I1 यहाँ से कॉमन निकला, ठीक है, अंदर इसके आ गया R1 R2 प्लस R3 और प्लस R2, दैट इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन 1 R2 और माइनस एप्सिलॉन 1 R3 माइनस एप्सिलॉन 2। अब ये वैल्यू आ गई। तो ये यहाँ से I1 हमारे पास माइनस एप्सिलॉन 1 R2 माइनस एप्सिलॉन 1
R3 माइनस एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2 प्लस R3 प्लस R2। ये वैल्यू जो I1 की है, ये वैल्यू जो I1 की है वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो माइनस एप्सिलॉन 1 R2 माइनस एप्सिलॉन 1 R3 माइनस एप्सिलॉन 2 इंटू R1 इंटू R2 प्लस R3 प्लस R2। ये हमने वैल्यू I1 की निकाल के इधर इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें ज़रा, माइनस एप्सिलॉन 1 R2 माइनस एप्सिलॉन 1 R3 माइनस एप्सिलॉन 2, ठीक है, इंटू R1 R2 प्लस R1 R3 इज इक्वल टू, इसको इससे तो R1 R2 प्लस R3 प्लस R2 इंटू माइनस एप्सिलॉन 1 R2 माइनस एप्सिलॉन 1 R3 माइनस ये हमारे पास जो इक्वेशन थी I3, हमने जो इक्वेशन निकाली थी उसमें ये यहाँ पर हमने I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ठीक है जी। तो ओ सॉरी, यहाँ पर ये I3 आना था, माइनस I3 R2, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। ये सारी इक्वेशन हमारे पास बन गई। अच्छा, इसको अब ये वाला जो सारा इसके नीचे जा सकता है, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस एप्सिलॉन 1 R2 माइनस एप्सिलॉन 1 R3 माइनस एप्सिलॉन 2, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। और R1 R2 प्लस R1 R3 डिवाइडेड बाय ये सारा R1 R2 प्लस R3 प्लस R2, ठीक है जी। ये सारा जो है वो इसके नीचे आ गया, और यहाँ से ये टर्म उठा के इस तरफ ले आऊँ तो मेरे पास ये टर्म उठा के इस तरफ ले आऊँ तो मेरे पास माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये जो है ये वाली टर्म इसको इसके नीचे ले गया, ठीक है, इसको इसके नीचे ले गया हूँ। तो बराबर मेरे पास क्या बचा है, माइनस एप्सिलॉन 1 R2 माइनस एप्सिलॉन 1 R3 माइनस I3 R2। ये मेरे पास जो है यहाँ पर ये बचा। तो मैं इसको अब राइट डाउन कर सकता हूँ।
ठीक है, इसको मैं राइट डाउन कर सकता हूँ यहाँ से कि -I3R3, ये टर्म उठा के इस तरफ ले जाओ, तो -ε1 R2 -ε1 R3 -ε2, ठीक है जी, इंटू R1 R2 प्लस R1 R3, ठीक है, डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस R3 प्लस R2, ठीक है। मेरे पास -I3R3, ठीक है, ये आ गया, और इस तरफ प्लस ε1 R2 प्लस ε1 प्लस I1 ये था मेरे पास -ε1 R2, यहाँ पर एप्सिलॉन, देखिए गलतियाँ होती हैं, ε1 आएगा, ये आना था ε1 R3, ठीक है। तो माइनस को इस तरफ ले जाएं, ठीक है, माइनस को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और इसके साथ भी माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो I3 हो जाएगा माइनस ε1 R2 माइनस ε1 R3 माइनस ε2 इंटू R1 R2 R1 R3 डिवाइडेड बाई R3 R1 इंटू R2 प्लस R3 प्लस R2 R3, ठीक है, और माइनस ε1 R2 ओवर R3 माइनस ε1 R3 से कैंसिल हो जाए। तो ये मेरे पास I3 की वैल्यू निकल आई है। अब आप देखें कि आपके पास I1 और I3 की वैल्यूज़ निकल आई हैं, तो तीसरा वेरिएबल भी फाइंड हो जाएगा, क्योंकि I जो है हमारे पास I3 वो I1 प्लस I2 के बराबर है, तो I2 यहाँ से कितना निकलेगा, I3 माइनस I1। तो इसमें आप वैल्यूज़ रखें तो आप ये निकाल लेंगे। अब आपने ख़ुद इसकी एक्सरसाइज करनी है, इसको एक दफ़ा फिर सारे को सॉल्व करके देखना है। हो सकता है मैंने कहीं पे कोई गलती कर दी हो, ये बड़ा लंबा एक्सप्रेशन जो है निकलता है, ये बुक में दिया है, मैंने ज़रा और तरीके से किया, ठीक है, मैंने ज़रा जो साइंस हैं उनको चेंज कर दिया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ज़रा हेक्टिक था, थोड़ा सा मैथमेटिक्स ज़्यादा था, लेकिन ये आपने एक दफ़ा फिर इसकी प्रैक्टिस जो है वो लाजमी करनी है। असल में मेन चीज़ क्या है इसके अंदर, मेन चीज़ ये है कि जब आपके पास I3 निकले तो उसके अंदर I1 या I2 की कोई टर्म ना हो, यानी कि वेरिएबल्स को फाइंड करना है। जब I1 निकले तो उसके अंदर I2 और I3 की कोई टर्म ना हो, और जब I3 निकले तो उसके अंदर I1 और I2 की कोई टर्म ना हो। यानी कि हमारा क्या, कि हमने इस मल्टी लूप सर्किट के ऊपर किरचॉफ रूल लगा के I1, I2 और I3 की वैल्यूज जो हैं वो फाइंड करनी है। इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व आउट करना है। इट इज़ जस्ट अ मैथमेटिक्स, ये सिर्फ क्या है कि ये एक मैथमेटिक्स है। अब मैं एक और लेक्चर इसका लूँगा, ठीक है, मैं किरचॉफ रूल का, जिसमें 2 या 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मल्टी लूप सर्किट्स के करवाऊंगा। बाकी आप समझिए कि आज वैसे आपका जो ये कोर्स है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का, ये कोर्स जो है ये ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स।
और अब आपको इसके लिए असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे। एक और लेक्चर लूँगा, सिर्फ उसमें 2-3 क्वेश्चन कराऊँगा ये किरचॉफ रूल से रिलेटेड, ताकि आपकी और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाए। ठीक है, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।